वेलकम बैक एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनिशियल रेट मेथड के बारे में, जिससे कि हमें डिटरमाइन होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लॉ भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेमन टर्म में अगर कहे तो इनिशियल रेट मेथड कहाँ पर आपको लगाना है, और ये इनिशियल रेट मेथड कौन सा होता है जब आपको प्रॉब्लम्स बॉक्स में गिवन होती है। लाइक इनिशियल आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होगी और इनिशियल रेट आपको गिवन होगा, मतलब टेबल डाटा प्रॉब्लम्स आपकी इससे होगी इस मेथड से, और बॉक्स वाली प्रॉब्लम्स भी आपकी इससे होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से इस मेथड को समझते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको ये बॉक्स वाली प्रॉब्लम्स आ जाए, दैट मीन्स आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है रिएक्टेंट्स की, तो वो इनिशियल रेट मेथड से वो आपका हो जाएगी प्रॉब्लम। ओके, सो जैसे ये प्रॉब्लम लेते हैं, इसमें गिवन इक्वेशन आपको NO ट्वाइस ऑफ NO प्लस Cl2 गिव्स टू ट्वाइस ऑफ NOCl है। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन गिवन टू यू। नाउ एक्सपेरिमेंट्स, इसमें आपको क्या है, इस डाटा में क्या गिवन है कि ये बोला जा रहा है कि 4 एक्सपेरिमेंट्स करे गए। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, एंड उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, और ये किस में है, ये मोल में, ये मोलर है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोलर है ये कॉन्सेंट्रेशन, और NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है, NO एंड Cl2 क्या है, रिएक्टेंट्स है, उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको गिवन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जब हमने किया तो इनिशियल जो NO की कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.15 थी, वैसे ही इसकी 0.15 थी, और साथ में आपको क्या गिवन है, इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 का जो इनिशियल रेट, और रेट भी कौन सा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 आपको गिवन है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2। ठीक है, तो हम उसको भी देखेंगे अभी कि किस तरह से होगा। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई है और हमें निकालना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर निकाल दो या रेट कांस्टेंट निकाल दो, आपको सब चीज़ें इसी से निकल जाएगी। पर सबसे पहले ये चीज़ जिसमें कि आपको कंफ्यूज हो गई कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 गिवन है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन चाहिए। फिर हम क्रॉस चेक करेंगे, हम ये क्रॉस चेक करेंगे जो रेट होता है। ठीक है, आपको पता होगा जो रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा पहले भी, अगर ये आपके पास रिएक्टेंट्स है एंड प्रोडक्ट है तो रेट को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की टर्म्स में, रिएक्टेंट की क्या होगी, डिसअपीयरेंस, एंड प्रोडक्ट की होगी अपीयरेंस, मतलब फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, उसकी फॉर्म में रेट लिखा जा सकता है। शायद सेकेंड लेक्चर है इस पर जो बनाया गया है आपके लिए। तो रेट को आप क्या लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसकी टर्म्स में कैसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन की टर्म में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे माइनस, क्योंकि क्लोरीन डिसअपीयर हो रहा है, डी ऑफ, ठीक है, डी ऑफ डिफरेंस, मतलब कितना चेंज आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन Cl2 की, और डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, और यहाँ पे -1/1 करोगे, यहाँ नीचे डिवाइड क्या करते हो, जो स्टोइचियोमेट्री होती है इसकी, यहाँ पर 1 है इसीलिए आपने 1 किया, और ये इज़ इक्वल टू माइनस NO की टर्म में क्या होगा, -1 क्या आ गया, स्टोइचियोमेट्री 2 है तो आपका यहाँ पे नीचे आपने लिख लिया 1/2, और साथ में चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO/dt। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी लिखना चाहोगे, प्रोडक्ट की टर्म में भी आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लस लिखोगे 1/2 डी ऑफ, मतलब डिफरेंस ऑफ NOCl, ठीक है, चेंज, और डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपने पढ़ा था। अब क्या है, हमें कन्फ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 है, बट जो आगे हमने क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ द रिएक्शन होना चाहिए। तो अब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये जो डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 है, क्या वो कहीं रेट के इक्वल तो नहीं है। तो हमने देखा, आपको पता है जो ये सिंगल टर्म होती है, ये वाली भी सिंगल टर्म विदाउट द स्टोइचियोमेट्री, वो क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस, और ये भी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस होगी, और ये क्या होगी, विदाउट स्टोइचियोमेट्री करवाया गया था आपको, ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसका, फॉर्मेशन ऑफ NOCl का। ठीक है, फॉर्मेशन हो गई है। तो इस तरह से आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है।
बट क्या है रेट यहाँ पर क्या है Cl2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 में क्या हो जाएगा कि ये रेट के ये डायरेक्टली इक्वल आ रहा है, क्योंकि इसमें स्टोइक्योमेट्री क्या है, स्टोइक्योमेट्री 1 है Cl2 के आगे, ठीक है, क्लोरीन के आगे 1 है स्टोइक्योमेट्री। इसका मतलब जो रेट होगा और रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा वो एक जैसा है, मतलब वो इक्वल है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 लिखा है तो हम लिख सकते हैं और कि इसका मतलब है कि ये जो डाटा है वो किसका है और रेट ऑफ रिएक्शन का भी वही डाटा होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्लोरीन की जो स्टोइक्योमेट्री है वो 1 है तो वो आपका रेट आ गया। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ जो डिसअपियरेंस ऑफ NO है वो अलग है और रेट आपका कब आएगा, जब उसको 1/2 से डिवाइड करोगे, तभी यहाँ पे आपको इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 गिवन हुआ। तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन ही है, ठीक है, आपको ये बताना था अभी तक मुझे, ठीक है। अब करते हैं आगे प्रोसीड क्वेश्चन को कि क्वेश्चन इससे किस तरह से होते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है उसमें पहले आप रेट लॉ लिख लो, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेट लॉ लिखना होता है हमेशा आपको। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा इस पूरी इक्वेशन का, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और उसके बाद जो आपकी क्या है, जो आपकी रिएक्टेंट्स है NO एंड Cl2 आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आपने लिखा NO रेज टू द पावर x, बिकॉज हमें पता नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, हमें पता नहीं है कि ऑर्डर क्या है, क्या विद रिस्पेक्ट टू NO क्या ऑर्डर है, क्या विद रिस्पेक्ट टू Cl2 ऑर्डर है, ठीक है। ये हो गया आपका ओवरऑल रेट लॉ, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, इस इनिशियल रेट मेथड में किस तरह से अप्रोच करी जाती है कि आपको 1 2 3 4 जो ये रेट्स है, ये जो आपको एक्सपेरिमेंट्स गिवन है इसमें आपने रेट लॉ लगाना है, ठीक है। और किस तरह से लगाना है, किन्हीं 2 इक्वेशंस को आपने लेना है, किन्हीं 2 डाटा को आपने लेना है एक्सपेरिमेंट में। और देखो कैसी कोशिश करनी है, याद रखना हमेशा, जैसे ये 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट्स है, आपको किन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ करना है, ठीक है। तो आप चूज़ कैसे करोगे, जिनका कोई ना कोई नंबर सेम होगा। जैसे अगर मैं 1 और 2 को चूज़ करूँगी तो मैं इसीलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि 0.15 एंड 0.15 इन दोनों के सेम है, ठीक है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन NO की सेम आ रही है। या फिर मैं कौन सा चूज़ करूँगी, या फिर मैं चूज़ करूँगी 1 और 3 क्योंकि इसका 0.15 एंड 0.15 दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले 1 और जो 2 है उसमें रेट लॉ लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। देखो इस मेथड में यही फ़ायदा होता है, अगर सेम नहीं है, मान लो सेम कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो, किन्हीं 2 इक्वेशन को ले सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम जो आपको गिवन होगा, जो पेपर में आएगा, उसमें आपकी 2 वैल्यू सेम होगी और उन्हीं 2 वैल्यू वाली इक्वेशन को आपको लेना है, ठीक है। आपने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ले ली, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड में आपने एक्सपेरिमेंट लगाया, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे कि रेट लॉ फॉर 1 एंड 2 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स। तो 1 और 2 एक्सपेरिमेंट्स में आप रेट लॉ लगाओ, देखो कैसे लगेगा। फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में अगर आप रेट लॉ लगाओगे तो रेट लॉ कैसे आएगा, सपोज हम R1 ले लेते हैं फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, K तो देखो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे आप जो मर्जी लगा दो, ठीक है। K लगाया आपने और रेट लॉ क्या होता है, NO की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x। अब देखो NO की कॉन्सेंट्रेशन, यही तो अच्छी बात है कि यहाँ पे NO की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मतलब ये वाले इसके लिए आप लगा रहे हो, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, फर्स्ट के लिए लगा रहे हो। तो NO की कॉन्सेंट्रेशन आप 0.15 लिखोगे, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन आप 0.15 लिखोगे, ठीक है। तो वही वाली चीज़ आ गई, 0.15 लिख लिया और रेज टू द पावर x तो आएगा बिकॉज हमें x नहीं पता, और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.15 थी तो यहाँ y लिख लिया, इज इक्वल टू ना जो ये हमने R1 दिया है इसको, वो भी हमें गिवन है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी आपके पास गिवन है जो कि है 0.60, ठीक है। तो हमने लिखा कि वो है 0.60, तो आपके पास एक ये बन गई, ठीक है, आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई और दूसरी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी आपके पास R2 इज इक्वल टू K, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट जो सेकंड है उसमें रेट लॉ लगाओ। जस्ट आपको इस मेथड में यही करना है, किन्हीं 2 इक्वेशन को लेना है, किन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट्स को लेना और उसमें रेट लॉ लगाना है। और कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, आप कौन से 2 एक्सपेरिमेंट्स लोगे जिसमें किन्हीं
दो वैल्यू सेम हो, मतलब ऐसे इस तरह से कि NO की यहाँ पे दो सेम थी, देखो यहाँ अगर सेम नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंड टू इसीलिए ली सो दैट कैलकुलेशन, और कोई बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन सेम होनी चाहिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी ना। जो एक्सपेरिमेंट 2 है उसमें आप लगाओगे रेट लॉ, तो NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.15 लिखोगे, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.30 लिखोगे और रेट उसके लिए 1.20 की वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे लगाया कि 0.15 रेज टू द पावर x सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन उधर थी 0.30 रेज टू द पावर y, और उसका 1.20 क्या था, उसका रेट था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहीं पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय जो सेकेंड इक्वेशन आ रही है 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि क्या है जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो के कैंसिल हो जाएंगे, और क्या होगा, और साथ में जो ये 0.15 तभी तो आपने सेम ली थी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ये चीज़ें कट जाएगी। इसीलिए कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हमने ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज़ करने हैं जिनकी वैल्यूज़, जिनके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ कहीं ना कहीं सेम आए, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके यहाँ देखो किस तरह से आएगा, अगर 2 डिवाइडेड बाय 1, बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू क्या करो, जैसे यहाँ पर 1.20 डिवाइडेड बाय, मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रही हूँ, तो क्या होता है जो इक्वल है, इक्वालिटी है, उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सभी चीज़ें डिवाइड हो जाती। अब R2/R1 लिखना चाहे रहने दो, ये चीज़ रहने दो, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस लिखोगे, 0.120 डिवाइडेड बाय 0.60 इज इक्वल टू, अब देखो नीचे वाली चीज़ पहले ऊपर लिखो, के 0.15 रेज टू द पावर x एंड 0.30 रेज टू द पावर y, ठीक है, डिवाइडेड बाय, राइट साइड भी इसी तरह से डिवाइड होगी, फिर ऊपर वाली चीज़ लिखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 0.15 रेज टू द पावर x एंड 0.15 रेज टू द पावर y, ठीक है। आपने 2 वाले एक्सपेरिमेंट को 1 से डिवाइड करा, और इसमें यही होना है, सबसे पहले रेट लॉ लगाओ, और रेट लॉ किन्हीं उन 2 एक्सपेरिमेंट्स पे लगाओ जिनके कोई वैल्यू सेम है, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके देखो आपके पास क्या आया, यहाँ पे 6 2 12, यहाँ से ये कट के आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आया, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से क्या आया, ये 6 2 12 मतलब 2 बच गया, इज इक्वल टू, अब देखो क्या हुआ, के तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो सेम ही रहता है, ठीक है, और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है के। नाउ क्या हो गया, यहाँ पे 0.15 जो सेम थी वैल्यू, देखो अब कम आ रहा है। अगर ये सेम वैल्यू ना होती या फिर कटने वाली ना होती तो आपको बहुत दिक्कत आनी थी कैलकुलेशन में, सिर्फ और सिर्फ इसका यही रीज़न होता है, ठीक है। अब देखो 0.15 0.30 कैसे होगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, 15 2 30 होता है, और क्या होगा, और जो रेज टू द पावर y है वो एज इट इज सेम रहेगा, मतलब अंदर आपका कैंसिल होके 2 आ गया और बाहर से तो y था ही। तो आपने क्या देखा इसमें, देखो अब क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके पास होती है पावर 1, 0 पावर नहीं होती है, जिसके पास कोई भी पावर नहीं होती उस पर 1 लगाना है, ना कि 0। तो क्या है, अगर इक्वालिटी के इधर उधर बेस सेम है, सेम चीज़ें हैं, तो उनके जो पावर्स है वो इक्वेट हो जाती है। नाउ y इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है वो आपके पास 1 आ गई। देखो यहाँ पर जो आपका पूरा रेट लॉ था उसमें आपके पास क्या ज़रूरत है, सिर्फ x और y की ज़रूरत है, ठीक है, रेट विद रिस्पेक्ट टू NO, रेट विद रिस्पेक्ट टू Cl2, तो उसमें से y की वैल्यू आ गई। तो जो ये रेट इनिशियल रेट मेथड है ये काम यही करता है कि इन x एंड y की वैल्यू को आपको डिटरमाइन करता है बाय कंपेयरिंग एनी 2 इक्वेशन, इस तरह से करके, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने क्या करा कि अब उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको y वाली चीज़ों को सेम रखना पड़ेगा, मतलब x की, देखो अगर आपको y की वैल्यू तो आ गई, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या चाहिए कि आपको Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन कट जानी चाहिए आपके पास इक्वेशन में। तो Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन कब कटेगी, जब आपकी Cl2 की कहीं ना कहीं सेम वैल्यू आ जाए,
ठीक है। देखो इस बात को ध्यान से देखो। देखो पहले तो आपने रैंडमली कर लिया, क्योंकि रैंडमली कोई भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x मिल जाएगा आपको या y मिल जाएगा। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे x को, यहाँ पे आपने क्या है NO की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, NO की कॉन्सेंट्रेशन को सेम किया। तो NO की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या है, x है। अगर इनको सेम करते हैं तो इसका मतलब जिसको सेम कर रहे हो वो कट जाएगा, ये याद रखना। जिसको सेम जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी और उसके रेस टू द पावर जो x है मतलब वो वैल्यू भी नहीं आएगी। इसीलिए हमने 0.15 को अगर सेम करा था तो देखो ये भी कट गया, उसके साथ x भी कट गया, इसीलिए आपके पास y की वैल्यू आई। अब आपके पास y की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि y की वैल्यू मतलब जो Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन है उसको सेम करना पड़ेगा। समझ गए ये चीज़, ठीक है। वैसे आप रैंडमली भी कर सकते हो कि जो आपको सेम लग रही है उसको कर लो, पर बात समझो कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, टू कैलकुलेट x एंड y की वैल्यू। अब आप जिस वैल्यू को, जिस कॉन्सेंट्रेशन को, एक बात याद रख लो, जिस कॉन्सेंट्रेशन को आप सेम करोगे वो कट जाएगी, ठीक है, वो भी कट जाएगी, उसके साथ जो x या y होगा वो भी कट जाएगा। तो अगर आपको y निकाल दिया है आपने, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में चाहिए x, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको x चाहिए, तो x तो आपको रखना है, तो आप सेम किसको करोगे, क्योंकि सेम रखने का मतलब कट जाना, तो सेम आप रखोगे y के साथ जो आपकी वैल्यू है, दैट मीन्स Cl2 की वैल्यू उसको, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम देखते हैं x को निकालने के लिए। अब y जो है, y के साथ क्या था, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन अब सेम कहाँ है, सेम कहाँ है, देखो सेम आपका 0.15 यहाँ पर है, 0.15 यहाँ पे। इसका मतलब आप 1 और 3 को कंपेयर करोगे, ठीक है। ये मेथड यही है। पहले तो देखो, पहले इसमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता जब फर्स्टली कर रहे होते हो, क्योंकि फर्स्टली अगर आप किन्हीं दो आपको चीज़ें दिख रही है कि हाँ भाई ये वाली सेम है, तो आप डायरेक्टली लगा दो, रेट लॉ लगा दो, डिवाइड कर दो, कोई ना कोई x या y की वैल्यू तो निकल जाएगी। पर जब एक बार कोई x या y की वैल्यू निकल गई, अब देखो y की वैल्यू निकल गई, अब हमारे पास टारगेट ये है कि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो आपको y के साथ जो Cl2 है उसको सेम रखना पड़ेगा। सेम का मतलब है, अपने दिमाग में ये याद रखो, सेम कॉन्सेंट्रेशन जिसकी है, इसका मतलब वो बाद में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो मतलब Cl2 रेज़ टू द पावर y का नामो निशान नहीं रहेगा, और हमें y चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए x ही, ठीक है। इसीलिए हम 1 एंड 3 जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और थर्ड एक्सपेरिमेंट है, फिर से हम लगाएंगे उसमें रेट लॉ। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो रेट लॉ है वो तो पहले से लिखा है, उसी को रिपीट करेंगे। थर्ड वाला हम यहाँ पर लगा देंगे। देखो थर्ड वाला हमने लगाया कि NO की वैल्यू 0.30 रखनी है एंड Cl2 की 0.15 रखनी है। तो हम वैसे ही लगा रहे हैं कि रेट लॉ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.40 इसका रेट है, तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि ठीक है 3 एंड 1 एक्सपेरिमेंट में 3 का रेट क्या आ जाएगा, जो R3 है, रेट 3 वो क्या आ जाएगा, 2.40 है उसकी वैल्यू, ठीक है, इज़ इक्वल टू K, और NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.30 रेज़ टू द पावर x रहेगा, ठीक है, और उसके साथ 0.15 है Cl2 की एंड रेज़ टू द पावर y रहेगा। y की बेशक आपको वैल्यू पता चल गई है, पर फिर भी अभी आप ऐसे ही रखो इसको, ठीक है। फिर R1 जो है, R1 आप निकाल चुके हो, क्योंकि फर्स्ट आपका थर्ड एंड फर्स्ट को कंपेयर कर रहे हो। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट वही चीज़ लिखो, 0.60 इज़ इक्वल टू K, 0.15 रेज़ टू द पावर x एंड 0.15 रेज़ टू द पावर y। ओके, अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे कि हमने डिवाइड करना है 3 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 3 को 1 से डिवाइड करना है। डिवाइड तो हमने करना ही होता है। तो आप क्या करोगे, इनको जब डिवाइड करोगे, देखो तब फिर कैसे आएगा 2.40, और डिवाइड हम ऐसे करते हैं बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा, ठीक है, सो दैट हमें ईजी रहे, सारा ये ईज के लिए हो रहा है, ठीक है। इज़ इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 0.30, ठीक है, 0.30 रेज़ टू द पावर x एंड 0.15 रेज़ टू द पावर x, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है, देखो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएगी। y के साथ जो वैल्यू थी आपने वो सेम रखी ना, देखो यही फ़ायदा हुआ, ये कैंसिल आउट होगी और आपको x की जो चीज़ थी, x वाली ही टर्म्स आपको मिली, ठीक है, x वाली ही टर्म मिली जो आगे चल के आपको ये x की वैल्यू देगी। अब देखो 6 4 से पॉइंट कट जाएगी, तो 0 0 भी कट जाएगा, 6 4 से 24,
ठीक है। तो आपके पास ये क्या वैल्यू आई, 4 इज़ इक्वल टू, अब देखो बाहर तो पूरा x है तो आपने x लगा दिया, अंदर आपके पास पॉइंट पॉइंट कट जाएंगे, 15 2 ज़ा 30, तो ये 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे कि 2 को आप किस तरह से लिख सकते हो, अब ये इसी की तरह आपको 4 भी लिखना पड़ेगा, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर कर सकते हो पावर्स को, तो x की वैल्यू इज़ इक्वल टू 2, आपके पास x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब देखो, अब यहाँ से आपका रेट लॉ निकल सकता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ। तो फर्स्ट है आपका ये रेट लॉ, ये था बस x एंड y के आपके यहाँ पे वैल्यू आप पुट करके लिख लोगे तो आपके पास फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपको रेट, कांस्टेंट एंड ऑर्डर आपको निकालना है। ठीक है, सो नाउ आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, रेट इज़ इक्वल टू के, और साथ में जो रिएक्टेंट आपके पास था दैट इज़ NO था। ठीक है, रेज टू द पावर x था, और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 आई थी हमारे पास, Cl2 रेज टू द पावर y की वैल्यू हमारी 1 आई थी। इसका मतलब आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है फर्स्ट जो आपसे पूछा गया था वो तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द ऑर्डर। ठीक है, आपके पास ऑर्डर पूछा जाता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो होता है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशंस की पावर है उसका सम। तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर था x प्लस वाई। ठीक है, मतलब x ये 2 था और y 1 था, तो आप लिखोगे 2 प्लस 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 3, मतलब जो आपकी रिएक्शन है वो कौन सी है, वो आपकी थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर है। तो देखो इस मेथड से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको निकालना था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चंस ये आ जाते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे आप, आपको इजी लगेगा। अभी कुछ नहीं है, मैंने इतना डिटेल में इसीलिए कर रही हूँ सो दैट आपको आराम से समझ आ जाए, नहीं तो ये बहुत इजीली जल्दी से हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो रेट लॉ को ध्यान से देखो और के की वैल्यू वहाँ से निकालो। अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, ये रेट लॉ होता है, तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास कैसे निकल सकती है, के इज़ इक्वल टू रेट। ठीक है, रेट डिवाइडेड बाय NO की कॉन्सेंट्रेशन और रेज टू द पावर 2 एंड Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड रेज टू द पावर 1। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना कि जो आपके पास इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंटल डाटा ले लो और उसको यहाँ पे पुट कर लो। जैसे मैंने लिया है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 हम उसका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेना जो रेट है वही मैं यहाँ पे अभी पुट कर रही हूँ। तो एक्सपेरिमेंट 1 में के इज़ इक्वल टू, उसमें जो रेट गिवन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेट गिवन है वो है आपका 0.60, मैंने वही डाला। और NO जो है, मतलब जो NO की कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपकी 0.15, तो यहाँ पे रेज टू द पावर 2 भी हो जाएगा, और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी उसमें 0.15 ही गिवन है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से डाल दिया। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करा है, जो भी आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, डाटा गिवन है, जो भी आपको पसंद आए, हमने फर्स्ट वाला ले लिया। फर्स्ट वाले में जो भी NO की कॉन्सेंट्रेशन थी, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन थी, रेट की वैल्यू गिवन थी, सब के सब आपने डाल देने हैं और आपने कैलकुलेट कर देनी है वैल्यू। तो आपके पास जो के की वैल्यू आ गई, तो आपके पास जो के की वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके आपके पास आएगी 177.51, और इसके यूनिट्स क्या है, सबसे बड़ी बात इसके यूनिट्स क्या है आप। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द यूनिट्स, तो आप अगर आपको पूछे भी नहीं है फिर भी आपको निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो यूनिट्स लिखने पड़ेंगे। यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स का जनरल फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। और आपको पता है यहाँ पर आपका ऑर्डर कितना है, n आपने निकाला था, ऑर्डर आपका 3 था, तो n इज़ इक्वल टू 3 डाल के आप देखो वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास। हमारे पास वैल्यू आएगी मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस 3 एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ से -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया, मोल -2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, और लीटर का स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड इन्वर्स आपके पास आ जाएगा। सॉरी, सेकेंड इन्वर्स नहीं है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनट है। ठीक है, टाइम जो है इन्होंने मिनट में दिया है, तो हमें भी मिनट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये इसका यूनिट्स हो गए। तो आपने यहाँ पर लिखा इसके यूनिट्स क्या है, मोल
-2 लीटर स्क्वायर और यहाँ पे मिनट इन्वर्स, ठीक है, मिनट इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है, ये वाले इसके यूनिट हो गए। और यहाँ पे सेकंड इन्वर्स की जगह आपने मिनट लिखना है क्योंकि आगे सभी जो टाइम है वो मिनट में गिवन है, ठीक है। तो आपके पास के यूनिट्स के साथ वैल्यू आपकी ये आ गई जो आपसे पूछी गई थी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम पहले। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो अब थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4, कि जो एक्सपेरिमेंट 4 में ये है, ठीक है, ये क्या गिवन है, NO की कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ निकालना है इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2, ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 निकालना है, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है आपको पता है जैसे पहले किया है, रेट इज़ इक्वल टू, पहले जो इक्वेशन है उससे रेट क्या आ रहा है, रेट इज़ इक्वल टू -1/1 डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है, क्योंकि क्या था इस तरह की कुछ इक्वेशन थी आपकी प्लस Cl2, ठीक है, NOCl, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन थी आपके पास। अब आपको ये देखना है कि आपने निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2, मतलब आपसे पूछा गया, आपसे रेट नहीं पूछा गया, ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया है ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2, ये पूछा गया है। बट आपने अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो आपको करवाया गया था कि रेट को इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिखा जा सकता है। तो आपने देखा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ये यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन, जो ओवरऑल रिएक्शन है, रेट ऑफ द जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू इस तरह से आती है, बिकॉज यहाँ पे स्टाइशोमेट्रिक कॉफिशिएंट Cl2 के आगे जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे 1/1 आ गया, तो यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं लगा। इससे क्या हुआ, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 है उसकी वैल्यू इक्वल हो गई रेट ऑफ द रिएक्शन के। इसका मतलब अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 पूछा है, इसका मतलब हमें रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है उस फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई। अब देखो अब हमें पता है यहाँ पे रेट लॉ के अकॉर्डिंग, देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज़ इक्वल टू के NO, ठीक है, NO रेज टू द पावर 2 एंड Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्सपेरिमेंट 4 के लिए, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 4, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट 4 में डाटा है, एक्सपेरिमेंट 4 डाटा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, हम पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये रेट कितना आ गया, रेट इज़ इक्वल टू, अब देखो रेट कांस्टेंट भी हमारे पास निकला है क्योंकि रेट कांस्टेंट तो सेम रहता है अगर टेम्परेचर आपका सेम है, तो 177.51 आपकी ये वैल्यू आ गई। और एक्सपेरिमेंट 4 में अगर आप देखोगे तो NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो आपको 0.25 गिवन है, तो यहाँ पे आप 2 कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.25 अगेन गिवन है, रेज टू द पावर 1 हमने यहाँ पर डाल दी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट नंबर 4, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए ही आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 निकालना है। तो हम यहाँ पे मेक श्योर करेंगे और ये क्या आएगा, ये रेट 4 आएगा। तो मेक श्योर ये करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ डाली जाए वो जो एक्सपेरिमेंट 4 है उसी की डाली जाए। तो रेट 4 कितना आ जाएगा, रेट 4 आपके पास 2.77 मोल, ठीक है, मोल पर लीटर मिनट इन्वर्स आ गया, क्योंकि रेट के यूनिट ये होते हैं मोल पर लीटर, और टाइम जो भी होगा सेकंड इन्वर्स या फिर मिनट इन्वर्स हो गया, ठीक है, ये आपके पास निकल गया। अब ये तो आपका रेट 4 निकला है, बट आपको पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2। तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट 4 के लिए जो भी है आपके पास, मतलब जो आपकी रिएक्शन है ओवरऑल, उसका रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो उसमें, और रेट ऑफ जो डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। माइनस का जस्ट यहाँ पे ये मतलब होता है कि वो डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है, माइनस का खास ये ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। तो क्या देखा आपने, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा गया है तो इसका मतलब सीधे से सीधे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो, ठीक है, तभी आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वरना अगर मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO पूछा जाता तो आपको यहाँ 1/2 लिखना होता, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए जो आपको रेट
रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना था आपने, उसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ना था, ठीक है। तो आपको पूछा यही है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री आपको 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जो Cl2 निकालना है, उसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ द रिएक्शन निकालो। तो फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन इतना निकल गया। दैट मीन्स जो पूछा गया आपसे वो लिखोगे। दैट मीन्स जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस समझ जाना, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जो Cl2 है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जितनी रेट की होगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, कि उनमें कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो इन वाले क्वेश्चंस में यही था। एक और क्वेश्चन अभी करवाऊंगी। इन वाले क्वेश्चन में यही होता है कि आप कोई 2 इक्वेशन ले लो जिसके कि 2 कोई टर्म सेम है, उसको डिवाइड कर लो रेट लॉ लगा के, और इस तरह से सारी चीज़ें आ जाएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये थ्योरेटिकल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो डायरेक्ट आपको बताना होता है 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 के लिए रेट लॉ लिखो प्रॉपर वो। अगर आपको ये कंपटीशन में आते हैं तो डायरेक्टली आप रफ में देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें आपकी सेम है, उनको डिवाइड कर दो इक्वेशन रेट लॉ लगा के, और बहुत आसानी से ये वाली चीज़ें निकल जाती है, ठीक है। तो हम करेंगे कंसीडर द रिएक्शन आपको गिवन है, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ए बी की गिवन है, एंड इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दे दिया है कि इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है, और उसमें उसके यूनिट्स भी आपको दे दिए है ना, और 3 एक्सपेरिमेंट्स है। अब हमें रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, और बोलना है कि ये जो रिएक्शन है उसके लिए फर्स्ट या सेकंड कौन सी मैकेनिज्म उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये भी करेंगे हम। ये नई चीज़ है, थोड़ी नई तो नहीं है पर मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा न्यू जैसी थिंग आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या करोगे, फर्स्टली आप देखो क्या करते हो, अभी तक वही करते आओगे कि पहले तो आपको फुल लिबर्टी है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट्स चूज़ कर सकते हो जिसके कि आपके सेम होगे, सेम क्या होगे, सेम वैल्यूज़ होगी आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा, देखो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ए की ए के साथ कंपेयर करो, बी को बी के साथ कंपेयर करो। आपने देखा यहाँ तो फर्स्ट एंड सेकंड में कोई चीज़ें आपके पास सेम नहीं है, तो आप देखोगे सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ए की वैल्यू सेम है। देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो आप सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करोगे, तो उससे पहले रेट लॉ लिखोगे। देखो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ठीक है। रेट लॉ फॉर रिएक्शन कितना हो जाएगा, ठीक है, फॉर रिएक्शन हो जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एक्स एंड बी रेज टू द पावर वाई, ठीक है। अब हमें एक्स एंड वाई के लिए ही सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 3 and 2। 3 and 2 एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। 3 and 2 एक्सपेरिमेंट के लिए आप लिखोगे कि थर्ड एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या लगाओगे, आप रेट लॉ लगाओगे। तो पहले मैं थर्ड के लिए लगा देती हूँ। थर्ड के लिए रेट लॉ क्या होता है, जो रेट इज़ इक्वल टू, रेट की वैल्यू कितनी है गिवन, इतनी। तो थर्ड के लिए मैंने लगाया, मतलब जो R3 है, रेट 3 जिसकी वैल्यू कितनी है 6.0 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है यहाँ पे 0.20 रेज टू द पावर एक्स, और उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की कितनी है वैल्यू 0.40 रेज टू द पावर y, ठीक है। तो सेकंड के लिए लगाओ R2 इज़ इक्वल टू, सेकंड वाली जो आपके पास है, सेकंड के लिए आपका रेट है क्या है 3.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, सेम रहेगा। और a एंड b की वैल्यू 0.20 है, वो लगा दो। 0.20 रेज टू द पावर एक्स एंड 0.20 रेज टू द पावर वाई। अब क्या करोगे, अब 3 डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे। जब आपने 3 को डिवाइड करा 2 से, तो डायरेक्टली देखो, मैं बार बार नहीं करूँगी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसका मतलब क्या है कि हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर चलो चाहे लिख भी लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.0 डिवाइडेड बाय 3.0
इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के कैंसिल कर लो, ठीक है, यहीं कैंसिल कर लो, और क्या होगा एक्स भी आपका एक्स के साथ जो वैल्यूज़ है देखो वो कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा दिस अपॉन दिस, मतलब 0.40 डिवाइडेड बाय 0.20। अब क्या है, अगर पावर्स आपकी सेम है तो इसको पावर को कंबाइन करके आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 6, 2 इज़ इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2 आ गया 2⁻⁴। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2⁻1 है यहाँ पर, तो यहाँ से आपके पास सबसे पहली वैल्यू आ गई y की, मतलब y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ठीक है, जो कि आपको रेट लॉ में लगनी है y की वैल्यू। अब आप करोगे, जो मेहनत करोगे अब आप वो करोगे x की वैल्यू को निकालने के लिए। अब देखो x की वैल्यू आपको निकालनी है, पहले तो आप फ्री हैंड से कोई भी इक्वेशन ले लो जो सेम सी लग रही है जिसमें वैल्यूज़। सेकेंड वाले में क्या करोगे, जैसे y की वैल्यू निकल गई, आपको x की वैल्यू चाहिए, मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू को आपने ख़त्म करना है, और जब भी किसी चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हो उसको सेम कर लो, बिल्कुल ये लिख लो कि जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो उसकी सेम वैल्यू लेनी है। मतलब हमें ख़त्म क्या करना है, हमें y नहीं चाहिए आगे कैलकुलेशन में, हमें x में कैलकुलेशन करनी है। तो अगर x में कैलकुलेशन करनी है, y को आपको हटाना है, तो y के साथ जो वैल्यू है इसको सेम करो, मतलब b की वैल्यू सेम करो, क्योंकि सेम चीज़ें तो कटती है, बाकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इसमें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट ये है सिंपल सी बात कि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम इस तरह से इक्वेशंस को एक्सपेरिमेंट्स को चूज़ करते हैं। तो अगर आपको x की वैल्यू अगर फर्दर निकालनी है तो y के साथ जो b की वैल्यू है उसको आपको सेम करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि b की वैल्यू सेम कहाँ है, ठीक है। अब देखो b में सबसे पहले हमने देखा कि वैल्यू सेम ही नहीं आई, अब ऐसे भी केसेस आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ये सेम करने का जो फंडा है आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं सो दैट कैलकुलेशंस आपकी सेम हो जाए, ईजी हो जाए। अगर आपको मान लो कि ये नहीं याद रहता तो आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो, और बस थोड़ी कैलकुलेशन होगी वो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू देखो इन्होंने ऐसी दी है कि सेम आपकी है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई सेम नहीं है। तो आप इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट्स ले सकते हो। तो हमने क्या चूज़ किया, हमने किया 1 और 2 को चूज़, क्योंकि भाई कोई सेम ही नहीं है तो हम कुछ भी ले लेंगे अब, ठीक है। तो आपने 1 और 2 में, फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट में आपने रेट लॉ लगाना है। देखो सेकेंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो तो आपने बिल्कुल यही लिखा हुआ है, सेकेंड वाला वो तो मैं रिपीट कर लेती हूँ, 3.0 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू k एंड 0.20 एंड 0.20 ठीक है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मतलब R1 लिखना ज़रूरी है। R1 इज़ इक्वल टू, देखो इसमें क्या है, R1 मतलब रेट 1.5 इंटू 10⁻³ है, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है। तो हमने लिखा 1.5 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू k, और यहाँ पे 0.10 क्योंकि वैल्यू ये गिवन थी, एंड यहाँ पे 0.10 कर दिया। अब क्या करना है, 2 से डिवाइड करो 1 को, ठीक है, कि हमने 2 से डिवाइड किया 1 को, क्योंकि बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा करते हैं हम, ठीक है, तो इजी कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो 3.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5। देखो थ्योरेटिकल एग्जाम है तब उसके केस में ये बारी बारी से स्टेप कर रहे हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू पता चल जानी थी, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू k, हमने k चलो लिख लेते हैं, ठीक है, 0.20x और यहाँ पे 0.20y, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया k 0.10x एंड 0.10y आ गया आपके पास, ओके। यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब क्या करोगे, ये तो कैंसिल हो गई चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, 15 पॉइंट हट गया, और 15 2 से 30 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करके आ गया 2 इज़ इक्वल टू k कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इस तरह से लिख सकते हो ना आप, 0.20 डिवाइडेड बाय 0.10, और x अगर सेम है तो x की वैल्यू जो पावर है उसको कंबाइन करके आप लिख सकते हो, और वैल्यूज़ को अंदर साथ में लिख सकते हो, ठीक है। 0.20 इसलिए मैंने y जो वाली पावर्स थी उनको साथ में लिख लिया। अब क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे नीचे, मतलब पॉइंट उठ जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे पॉइंट्स अगर आप खोलोगे। ठीक है, तो आपके पास इसके बाद क्या बचा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास अंदर कैलकुलेट करके बचा 2 रेज़ टू द पावर x, यहाँ पे भी 2 रेज़ टू द पावर y। तो आपके पास बचा 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x इंटू, बीच में इंटू है, और 2 रेज़ टू द पावर y। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया कि 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ना इसका मतलब क्या है, आप इन पावर को इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, अगर बेस सेम है मतलब सेम इक्वालिटी इक्वेट हो रही है तो आपकी पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। मतलब आपको मिला x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1, और आपके पास आपको पता है यू नो दैट कि y इज़ इक्वल टू 1 निकला हुआ है हमारे पास ऊपर। तो बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपके पास इज़ इक्वल टू 0 आ गई। तो आपके पास x एंड y की वैल्यूज़ बिल्कुल आ चुकी है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका रेट लॉ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेट लॉ आएगा आपके पास, रेट लॉ कितना आएगा, रेट लॉ इज़ इक्वल टू, बस यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट कर दो, तो वो आया आपके पास रेट इज़ इक्वल टू k a रेज़ टू द पावर x है, x की वैल्यू 0 आ गई, b रेज़ टू द पावर y की वैल्यू 1 है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि सिंस ये a रेज़ टू द पावर 1 समथिंग रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आप रेट को इस तरह से लिख सकते हो इज़ इक्वल टू k और b रेज़ टू द पावर 1 की सिर्फ b और b में ही आपकी क्वांटिटी बच गई। तो आपका रेट लॉ ये हो गया। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जो a है वो आपका 0 आ रहा है। ठीक है, नाउ इसके बाद पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन के। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के। तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपके पास रेट लॉ ये गिवन है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, रेट डिवाइडेड बाय बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1। मतलब के आपने इधर रखा और दूसरी साइड ले गए, तो इस तरह से आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्या करा है कि जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमने देखा, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, हमने देखा कि सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट से हमने वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, आप फर्स्ट से भी डाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 से जो वैल्यू आई, ठीक है, जो वैल्यूज़ आई वो आपने पुट कर दी है, तो उससे के कितना निकलेगा, के इज़ इक्वल टू, देखो रेट उस केस में क्या है, रेट इतना है एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.20 है। तो आपने क्या करा, रेट की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन है 0.20। ठीक है, और ये 0.20 क्या है, मोल है। तो मोल का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलर होगी ना, मोल पर लीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो रेट आपके पास गिवन है, देखो रेट गिवन है, उसके भी यूनिट्स है मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो आपने लिखा मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो आपका ये मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो के की वैल्यू आएगी, ठीक है, के की वैल्यू आपके पास आएगी, वो कितनी आएगी, वो आएगी 15 इंटू 10⁻³ -3 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये मिनट इनवर्स आपके पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है, आपने ये देखा कि आपके पास ये, और वैसे भी अगर सेकेंड इन्वर्स मिनट इन्वर्स हो तो दैट मीन्स जो रिएक्शन है आपकी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और ऑर्डर अगर आपको निकालना है, ऑर्डर भी आपको निकालना है, तो ऑर्डर कैसे निकलता है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई में आपका क्या है, x 0 है, y 1 है, तो 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर 1 आ गया इसका। ओके, तो लास्ट वाला हम देखते हैं, जो थर्ड पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया है कि कौन सी मैकेनिज्म कंसिस्टेंट है विद द रेट लॉ, मतलब कौन सी रिएक्शन इसके लिए ये ठीक है। वैसे मैकेनिज्म अभी आपको नहीं पढ़ा है, बट इतना तो मैंने बताया है आपको, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, तो हमने देखना है कि जो हमारा रेट लॉ हमने ये निकाल चुके हैं कि कौन सी मैकेनिज्म से रेट लॉ आपका यही निकल रहा है। तो जब फर्स्ट वाली आप मैकेनिज्म करोगे, जो फर्स्ट वाली आप अगर मैकेनिज्म आप लोगे, ठीक है, तो आपका स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, a प्लस बी गिव्स टू, ये मैकेनिज्म गिवन है आपको। ठीक है, उसमें आपके पास बहुत सारे स्टेप्स है, पर जो स्लो स्टेप होता है आपको ये याद रखना है कि जो स्लो स्टेप होता है, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, माइनिंग स्टेप, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, RDS, ठीक है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इससे आप रेट लॉ भी लिख सकते हो। याद रखना मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उससे आप रेट लॉ भी लिख सकते हो। तो स्लो स्टेप से सबसे पहले हमने इसके अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या लिखा कि रेट इज़ इक्वल टू के, ठीक है, और ए रेज टू द पावर। अब क्या होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो इसमें स्टोइक्योमेट्री है, मतलब जो आपकी वैल्यूज़ है डायरेक्टली आप वो लिख सकते हो। यही ब्यूटी होती है स्लोएस्ट स्टेप की। हमेशा याद रखना स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उससे आपका रेट लॉ निकाल सकते हो। जस्ट डायरेक्टली आपको ये देखना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको ये देखना है, स्टोइक्योमेट्रीज देखनी है। यहाँ पे होता क्या है, होता ये जो रेट लॉ है ये होता तो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन है, बट ये है कि जहाँ आपको मैकेनिज्म गिवन है, स्लोएस्ट स्टेप गिवन है, वहाँ से आप इसका रेट का बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आइडिया लगा सकते हो। तो वही हमने किया, मैकेनिज्म गिवन थी, स्लोएस्ट स्टेप था, तो हमने देखा चलो हम पता लगा सकते हैं स्लोएस्ट स्टेप से कि रेट कितना होगा। तो रेट को हमने देखा स्लोएस्ट स्टेप से ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस जो मैकेनिज्म थी, ये फर्स्ट मैकेनिज्म थी, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट है, फास्ट से हमने लेना देना नहीं है, स्लो स्टेप से हमारा रेट निकल सकता है, तो हमने रेट ये लिख लिया, ठीक है। बट जो रेट हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट द मैकेनिज्म, इसका मतलब विच इज़ रॉन्ग, सो नॉट कंसिस्टेंट, आप लिखोगे नॉट कंसिस्टेंट। जो फर्स्ट वाली जो मैकेनिज्म है ये फर्स्ट है, ये नॉट कंसिस्टेंट है, तो आप इसको कैंसिल कर दोगे। अब आती है सेकंड वाली मैकेनिज्म की बारी। अब सेकंड वाली जो मैकेनिज्म है उसमें भी स्लो स्टेप पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इससे रेट लॉ निकाल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका ये वाला स्टेप है, ठीक है, कौन सा है आपका, B गिव्स टू C प्लस E, ये आपका क्या है, ये आपका स्लो स्टेप है इस मैकेनिज्म का। अब देखना है कि क्या उससे आपके पास ठीक रेट लॉ आ रहा है जो हमने निकाला है या नहीं आ रहा है। तो नाउ रेट इसके लिए क्या निकलेगा, रेट इज़ इक्वल टू K, जो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट्स है आप उसी की कॉन्सेंट्रेशन लेते हो और उसकी स्टोइक्योमेट्री, मतलब जो आगे जितनी वैल्यू है, तो आपने रेज टू द पावर 1 लिखा। तो आपने देखा भाई ये तो हमारे पास वही रेट लॉ आ रहा था जो कि हमने निकाला हुआ है। इसका मतलब जो ये मैकेनिज्म है ये इसके साथ रिएक्शन के साथ कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सेकेंड वाला ये स्टेप, मतलब येस दिस इज़ कंसिस्टेंट, येस दिस मैकेनिज्म इज़ दिस इज़ consistent with reaction, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाला